झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, फिर से झुकने का शौक नहीं। अपने हाथे लिखा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मिटने वाला वो नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित पांडे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एनसीईआरटी का जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो अभी तक नहीं देखी है और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो जल्दी ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर वीडियो में कहीं से कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं से कोई दिक्कत समझ में आती है, तो आप हमें कमेंट करके ये बताने की ज़रूर कोशिश करें कि हम प्रॉब्लम कहाँ समझ में आ रही है और क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल। आप समझ सकते हैं कि आज का एक कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जल जो है, जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप सब जल की कीमत जानते हैं। शायद इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। दोस्तों, इसी के साथ चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो जल के बारे में आपको एक जो विस्तार में जानकारी होनी चाहिए, वो सारी जानकारी इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। दोस्तों, चलिए इसके बारे में जो भी एनसीईआरटी में चीज़ें लिखी गई हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों सॉरी, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि जल जल के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं, तो जल के बारे में अगर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जल के बारे में जैसे नदी का चित्र आता है, जलप्रपात का आता है, वर्षा के रिमझिम रिमझिम जल के बूंदों की चित्र आती है, हमारे दिमाग में बनती है। और अपने घर के नल जो हैं उनके बारे में हम लोग सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षों से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते थे। दोपहर तक दो दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता। वह जल कहाँ चला जाता? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? तो चलिए इन्हीं सब क्वेश्चन का जवाब हम लोग इस चैप्टर में पाएंगे। तो सूर्य के ताप के कारण जल क्या होता है? वाष्पित हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य का ताप जो होता है उसके कारण जल जो होता है वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों में बदल जाता है। ठंडा होकर जलवाष्प संघनित होकर क्या होता है? बादलों में बदल जाता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र के नाम से जानते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजॉन नदी में बहता रहा हो। अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं अलवड़ जल का मतलब है कि फ्रेश वाटर, जो नमकीना नहीं होता है, जो मीठा जल होता है, उसको हम कहते हैं अलवड़ जल। क्योंकि इसका जो स्रोत है वो नदी है, ताल है, सोते हैं और हिमनद जो ग्लेशियर हैं, ये भी हमारे फ्रेश वाटर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्रों का जल लवणी होता है। समुद्रों का जल जो होता है वो खारा होता है,
वो उसका जो स्वाद हम लोग देखें तो वो नमकीना होता है, जिसको हम लोग पीने में यूज नहीं कर पाते हैं। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl होता है, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक, ये समुद्री जल में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थलसाला की बात की गई है। थलसाला क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। NCERT में हर एक चीज़ को विस्तृत तरीके से बताया गया है ताकि आप लोगों को बहुत ईजिली तरीके से समझ में आए। थलसाला का मतलब होता है छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता है। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता है और इसी को थलसाला कहते हैं। अपनी थलसाला बनाएं। इसका थलसाला एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित। इसके कहने का मतलब कि आप भी अगर अपने घर में थलसाला बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रक्रिया के माध्यम से थलसाला बना सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं इसमें दी गई हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं जल चक्र के बारे में बताया गया है। जल चक्र यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो जल है ये क्या हो रहा है, वाष्पित हो रहा है, और वाष्पित होकर संघनित होकर क्या बन रहा है, हमारा बादल बन रहा है। संघनित होकर बादल बन रहा है और यही बादल फिर क्या करता है, पानी की बूंदों की रूप में हमारे पृथ्वी पर बरसता है और फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जल चक्र के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे विश्व प्रमुख झीलें एवं नदियों के बारे में बताया गया है। आप इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 महाद्वीप होते हैं, आप सभी जानते हैं। 7 महाद्वीप पहले देख लीजिए। ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये हमारा यूरोप हो गया, यहाँ पे ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और नीचे की तरफ से अंटार्कटिका आपको दिख रहा होगा। 5 वैसे ही 5 महासागर होता है, वैसे ही 5 महासागर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंद महासागर, यहाँ पे देख सकते हैं ये अटलांटिक महासागर है। ये क्या है, पूरा यह आकार का अटलांटिक महासागर है। ये हमारा प्रशांत महासागर है, ये हमारा दक्षिणी महासागर हो गया, और ये हमारा आर्कटिक महासागर हो गया। 5 महासागर हो गए। ये भी प्रशांत महासागर का ही भाग होता है इधर। इसी के साथ आप विश्व के प्रमुख झीलें देख सकते हैं, नदियाँ देख सकते हैं। जैसे जैसे आपको हाँ 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 धैर्य रुक जाओ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नदियों के बारे में बताया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कैस्पियन सागर, दनूबी नदी, काला सागर, भूमध्य सागर, ये सारी दक्षिण सागर, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये सारी स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे विनिपेग, सुपीरियर, ये ग्रेट लेक है, 5 हैं। ह्यूरॉन, सुपीरियर, ये सारी देख सकते हैं। और ये महासागर के बारे में आपको बता दिया मैंने। ऑरेंज नदी, यहाँ पे कांगो नदी, विक्टोरिया झील, नाइजर झील, इन सारी नदियों के झीलों की स्थिति आप इस विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं। आगे क्या बताया जाए, जल का वितरण। पहले तो देखते हैं लवणता। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता किसे कहते हैं, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता की बात करें तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। मतलब अगर हम 1000 में 35वां भाग देखें तो वो नमक है, नमक की मात्रा है, उसे हम क्या कहते हैं, लवणता। जल का वितरण की बात करें अगर, तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, पृथ्वी की सतह की 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि अनेक देशों में जल की कमी का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि 2/3 भाग तो 3/4 भाग तो जल है,
3/4 भाग तो जल है, लेकिन वो जल जो है वो पीने योग्य नहीं है, समुद्री जल है। समुद्री जल को हम लोग पीने के लिए नहीं लाते, समुद्री जल को हम लोग पीने में नहीं ले आते, क्योंकि उसका स्वाद नमकीना होता है, हम उसका पीने के लिए यूज नहीं कर पाते हैं। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? नहीं, पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। हम जो मीठा जल होता है, जो अलवणीय जल होता है, फ्रेश वाटर होता है, उसको ही हम लोग पीने के लिए यूज कर सकते हैं। और समुद्री जल जो होता है, जो लवड़ी मैराइन वाटर होता है, उसको हम लोग पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तालिका में इन्हीं सब चीज़ों को समझाने की कोशिश किया गया है। देखिए, महासागर का जो जल है, अगर हम देखें महासागर का जल 97.3% महासागरी जल है। बर्फ छत्रक की बात करें तो 0.20% है इसका। अगर भूमिगत जल की बात करें तो 0.68% ये भूमिगत जल है। और झीलों की बात करें, जो अलवण जल है वो 0.009% है। आप देख सकते हैं कि ये महासागर का जो जल है वो कितना बड़ा भाग, 97.3% भाग ये महासागर में उपस्थित है, जिसका हम लोग यूज पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर वही बात की जाए नमकीन झीलें की तो 0.009% जो लवणीय झील हैं उनकी बात की गई है यहाँ पे। वायुमंडल में बात की जाए तो 0.0019% ये वायुमंडल में नदियों की बात की गई है। इसी की तरह 100%, कुल मिलाकर 100% हो गया। आप देख सकते हैं कि 97% भाग, मतलब कहने का मतलब ये कि कुछ परसेंट है, 97%, लगभग 2 या 3% के आसपास ही ऐसा जल है पूरे विश्व में जिसका यूज हम लोग पीने में करते हैं। लेकिन ये जो हमारा महासागरी जल का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो दिख रहा है आपको, 97.3%, इसका हम लोग उपयोग पीने के लिए नहीं करते, क्योंकि इसका पानी जो होता है वो नमकीना होता है, इसमें नमक की मात्रा यानी सेल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यहाँ पे बताया गया है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है, आप इसको भी देख लीजिए। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इजराइल का जो मृत सागर है 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता से इसे सघन बनाती है। कहने का मतलब ये कि इजराइल में जो मृत सागर है, डेड सी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेड सी के नाम से जानते हैं, इसमें जो मृत सागर की जो लवणता है 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, जिससे उसके जल को सघन बनाती है, जिससे इसकी लवणता उसके जल को क्या करती है, सघन बनाती है। अगर उसमें देखें मृत सागर, उसका नाम ही मृत सागर है, उसमें कोई भी जीव जो होता है वो उसमें जीवित नहीं रहता है, क्योंकि इतना अत्यधिक लवणता होने के कारण उसमें कोई जीव जीवित नहीं रह पाएगा। और वहाँ पे अगर डूबने की बात करें तो इतनी अधिक लवणता होने के कारण कोई भी इंसान या कोई भी तैराक उसमें डूबता नहीं है, वो ऊपर ही तैरता रहता है। यहाँ पे कुछ प्रयोग दिया गया है कि वाष्पीकरण जो होता है जल का वो किस तरीके से होता है, यहाँ पे वही प्रयोग दिया गया है, आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुत बहुमूल्य साधन को बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल दोस्तों, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को समझना चाहिए कि हम सभी जानते हैं कि 2-3% जल पूरे विश्व में होने के कारण हम फिर भी इस बहुमूल्य संसाधन को हम लोग समझ नहीं पाते हैं और अन्यथा बर्बाद करते हैं। इसकी हम लोगों को समझ नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये बात समझना चाहिए कि जल इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी कीमत समझना चाहिए, इस संसाधन को अन्यथा बर्बाद नहीं करना चाहिए। महासागरीय परिसंचरण की बात करें तो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। अगर समुद्री तट पर हम लोग नंगे पैर, अगर दोस्तों आप अगर समुद्र के किनारे गए होंगे तो समुद्री तट पे अगर आप पैदल चले होंगे तो आपको कुछ जादुई सी अनुभूति होती है।
पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीक होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। अगर हम ताल की बात करें या कोई छोटी झील की बात करें तो वहाँ उसका जल क्या होता है, उसका जल शांत होता है। लेकिन अगर महासागरीय जल की बात करें तो महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे महासागरीय जल को देखें तो तरंग, उनके गति को ही हम लोग तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं कह सकते हैं या कहते हैं। इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये बॉक्स में कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश किया गया। जैसे 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को पूरे विश्व में जल के बहुमूल्य संसाधन के बारे में हम लोगों को जागरूक करने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। इस विश्व जल दिवस के अवसर पर ये बताया जाता है कि जल के संरक्षण को हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं और इसको अन्यथा व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम लोग बताया जाता है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो क्या होता है, तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे उतनी ही बड़ी होती जाती है। तरंगों की बात करें तो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, समुद्री सतह पे अगर हम लोग मान लीजिए कोई खेल खेल रहे हैं और गेंद हमारी क्या होती है, हमारी समुद्र में गिर जाती है तो क्या होता है, हम देखते हैं कि यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि जैसे ही गेंद जहाँ पे गिरती है उसके चारों तरफ तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। उसके चारों तरफ क्या होने लगता है, उसके चारों तरफ तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखा होगा, कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। कैसे तरंगों के साथ गेंद जो होती है वो तट पर वापस आ जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। आप देखे होंगे। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे उठ सकती है। समझ सकते हैं, 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल तरंगे भी उठ सकती हैं। और जब 15 मीटर से ऊपर तरंगे उठती हैं तो उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। आप देख सकते हैं 150 मीटर कितना हो सकता है, आप समझ सकते हैं। 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो था, हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, वो 2004 की सुनामी के बाद वो पूरी तरीके से समुद्र में विलीन हो गया। सुनामी की बात करें तो सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द होता है। सुनामी जो होता है जापानी भाषा का एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय का मतलब क्या है, पोताश्रय का मतलब बंदरगाह, जहाँ पे जहाजें ठहरती हैं, उसे ही पोताश्रय। और सुनामी जब आती है तो पोताश्रय, जाहिर सी बात है कि जहाज़ों के लिए पोताश्रय समुद्र के किनारे ही बनाए जाते हैं। और जैसे ही सुनामी आती है पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी उनको नष्ट कर देता है। सुनामी से नष्ट हो जाती हैं वो सब। पृथ्वी का तांडव, आप देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी का तांडव किस तरीके से सुनामी या फिर अन्य
प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो हमारे पृथ्वी पे कैसे विनाश करती हैं, वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश। ये देखिए आप लोग, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते चलिए। मैं बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, पोताश्रय तरंगों आप लोगों को देख सकते हैं, सुनामी तरंगों को ही पोताश्रय तरंगे कहा जाता है। और क्वेश्चन हमारे ऐसे ही बनते हैं कि पोताश्रय तरंगे किसको कहते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दे देगा सुनामी रहेगा। जिस ऑप्शन में सुनामी रहेगा वो सुनामी पे आप टिक कर देंगे, क्योंकि सुनामी ही इसका राइट आंसर है। ये तरंगे 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। जिसका अधिकेंद्र जो था, जहाँ से अधिकेंद्र का मतलब क्या, अधिकेंद्र का मतलब कि जहाँ से उत्पन्न हुआ वो कहाँ था, सुमात्रा की पश्चिमी, सुमात्रा जो है इंडोनेशिया में है, सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता अगर देखी जाए तो उस भूकंप की तीव्रता 9.0 मापी गई थी। कितनी बड़ी तीव्रता थी दोस्तों, आप जान सकते हैं। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। यहाँ पे प्लेट की बात की गई है दोस्तों। ये जो प्लेट है ना, प्लेट के ऊपर जैसे छोटी छोटी प्लेटें होती, जैसे हमारे भारत जो है, भारत हमारा एक प्लेट ही है। भारत जो है हमारा एक प्लेट है, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है। चारों तरफ समुद्र नहीं है, दक्षिण इधर हिंद महासागर हो गया, इधर दक्षिण में हिंद महासागर हो गया, पश्चिम में आपका अरब सागर हो गया, और इधर पूरब की तरफ देखा जाए तो पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी हो गई, और ऊपर हिमालय पर्वत है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है भारत जो है प्लेट पे ही उपस्थित है। भारत प्लेट पे ही उपस्थित है। कई सारे प्लेट हैं, अभी आगे आप लोगों को प्लेट के बारे में मैं बताऊंगा, हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। आप इस चीज़ को निष्क्रिय रहिए। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर क्या हुआ, बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेटें के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था। आप समझ सकते हैं कि 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह सुनामी आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप आप समझ सकते हैं, व्यावसायिक वायुयानों का मतलब है कि जितने तेज रफ्तार से हमारे वायुयान चलते हैं, उतने रफ्तार से 800 किलोमीटर की रफ्तार से यह हमारा सुनामी आया था। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए, पूरी तरीके से क्या हुए, वो समुद्र में विलीन हो गए। भारतीय सीमा का धूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था, वह भी क्या हुआ, समुद्र में विलीन हो गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई और जल की गहराई भी कम होने के साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 70 किलोमीटर पर घंटे तक कम हो गई। अब समझ सकते हैं आप। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। समझ सकते हैं कि 10,000 लोगों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, और इतने लोग इस सुनामी में प्रभावित हुए और मारे गए, और लगभग 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत और आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए इसमें। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं।
प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम है। लेकिन अगर वहीं प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर में सुनामी और भूकंप की क्रियाएं बहुत अधिक हैं। वहाँ पे बहुत अधिक भूकंप की क्रियाएं और सुनामी आती रहती है, अक्सर आती रहती है, लेकिन हिंद महासागर में बहुत कम आती है। सॉरी फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। तमिलनाडु जो है हमारा ये जैसे आप देख सकते हैं नीचे वाला दक्षिण वाला भाग भारत का, तमिलनाडु का क्षेत्र ये है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। और इसी तटीय प्रदेश में कितना प्रभावित किया है सुनामी ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश किया गया है एनसीईआरटी में। देखिए एनसीईआरटी में बहुत काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। जैसे फिगर के माध्यम से कोई चीज़ अगर समझा जाती है हम लोगों को, तो वो लंबे समय के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। कभी वो हम उनको भूलते नहीं, क्योंकि फिगर द्वारा समझी हुई चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा याद होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। मतलब कई सौ वर्षों के बाद ऐसी सुनामी दोबारा देखने को मिली थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी सुनामी के द्वारा। 2004 में जो सुनामी आई थी, सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। सबसे पहले सुनामी आने का पहला संकेत क्या होता है कि जो तटीय क्षेत्र के जल होते हैं उनमें अत्यधिक कमी हो जाती है, उनमें तेजी से जल की कमी होती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। ये पहला संकेत होता है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गए। जो उत्सुक दर्शक जो इस अचंभा को देखने के लिए नीचे उतरे थे, गहराई में उतरे थे, और जब विशालकारी जो तरंगे आई वापस, तो वहीं क्या हुए, मारे गए, वो समुद्र में विलीन हो गए। ज्वार भाटा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा अगर एक शब्द में कहा जाए तो उठने की क्रिया को ज्वार, और अगर वही तरंगे नीचे गिरती है तो उसको भाटा कहते हैं, एक शब्द में। लेकिन अगर आप लोग इस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनना है तो आप लोगों को पूरी चीज़ों को चाटना पड़ेगा। पूरी जितने भी एनसीईआरटी में एक एक शब्द लिखा हुआ है उन सारी को आप लोगों को इस तरीके से रट लेना है, इस तरीके से समझ लेना है, ताकि वो दिमाग में हमारे लंबे समय तक बैठ जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड करे तो हम लोग तुरंत 1 सेकेंड के अंदर उसका जवाब दे पाएँ। आप देख सकते हैं दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तब तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाटा के नाम से जानते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पृथ्वी के सतह पे ज्वार और भाटा की क्रिया होती है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तब उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। जल क्या होता है, आकर्षण होता है। जल के बीच और चंद्रमा के बीच एक आकर्षण क्षमता विकसित होती है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं। अगर पूर्णिमा और अमावस्या की बात करें तो इस अवसर पर
इस अवसर पर अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी क्या होते हैं, तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। क्या होता है कि निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं मतलब छोटा ज्वार भाटा। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायता होता है। जो उच्च ज्वार होता है वो नावों के संचालन में, नावों के चलने में ये क्या होता है, सहायक होता है। क्योंकि उच्च ज्वार उठने से क्या होता है, जो नावें होती हैं काफ़ी तेजी से आगे बढ़ती हैं। ये जल सतह को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार जो होता है मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आती हैं। जब उच्च ज्वार आता है तो अनेक मछलियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के इन्हें क्या करते हैं, दबोच लेते हैं या पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत तरंगों के रूप में भी किया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण उपयोग है ज्वार भाटा के। तो हम लोग ज्वार भाटा के 2-3-4 उपयोग बहुत अच्छी तरीके से देखे। जैसे जहाज़ों को क्या करते हैं, बंदरगाहों की तरफ पहुंचाने में आसान करते हैं, और दूसरा मछलियों को पकड़ने के लिए, और तीसरा क्या होता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए। ये 2-3 उपयोग हम लोग महत्वपूर्ण उपयोग देखे। यहाँ पे आप लोगों को फिगर के माध्यम से वही चीज़ समझाने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि ज्वार भाटा जब आता है तो क्या होता है, चंद्रमा, आपको बताया कि चंद्रमा, पृथ्वी, ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सिध में आते हैं, और इस दिन क्या होता है कि सबसे ऊंचा ज्वार बनता है। महासागरीय धाराओं की बात की जाए, महासागरीय धाराओं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स में प्रयोग बताया गया है, समझ सकते हैं आप, देख लीजिएगा। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं क्या होता है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। महासागरीय धाराओं की बात करें तो इनके 2 प्रकार होते हैं, एक ठंडी जलधाराएं और एक गर्म जलधाराएं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। सामान्यतः जो गर्म जलधाराएं होती हैं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। आप लोग पहले पढ़ लेते हैं इन सब चीज़ों को, उसके बाद समझते हैं। एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं हैं। लेब्राडोर अगर जलधाराओं की बात करें तो ये क्या है, एक ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, वहीं ठंडी धाराओं से और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पे ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं दोनों आपस में मिलती हैं, वहाँ पे क्या होता है, मत्स्य के लिए, मतलब मछलियों के पकड़ने के लिए एक उपयुक्त स्थान माना जाता है।
जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। अब हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को बताया कि गर्म जो धाराएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म जलधारा, दूसरी ठंडी जलधारा। जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, मान लीजिए हमारी ये फिगर बनाए हम पृथ्वी का। पृथ्वी हमारी गोल होती है, अंडाकार होती है, आप लोग सभी जानते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बीच से एक रेखा गई है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं। और उसी के अगर 23.5 डिग्री ऊपर जाएं तो हमारा कर्क रेखा होता है, और 23.5 डिग्री नीचे आएँ तो हमारा क्या होता है, मकर रेखा होता है, हम सभी जानते हैं। और ये अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ध्रुव हो गया, ये दोनों तरफ क्या हो गया, ध्रुव हो गया। तो कहने का मतलब ये कि 0 डिग्री है, जब अक्षांश हमारा 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये बीच वाली 0 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री नीचे है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में हमारा क्या है, हमारा कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिण में अगर जाएंगे तो हमारा क्या है, मकर रेखा है। और 0 डिग्री अक्षांश क्या है, हमारा भूमध्य रेखा है। तो गर्म जलधारा जाहिर सी बात है कि सूर्य की जो रोशनी है, और इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि सूरज की सीधी रेखाएं हमारे अधिक से अधिक कहाँ पड़ती है, हमारे इसी के बीच में पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि समुद्री पानी भी है, जो समुद्र है इसके बीच में पड़ेगा, वो क्या होगा, गर्म होगा। सूर्य की रोशनी के कारण, अत्यधिक रोशनी के कारण, अत्यधिक प्रकाश के तापमान के कारण वो क्या होता है, हमारा जो पानी होता है, महासागरीय जल होता है यहाँ का, वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे गर्म जलधाराएं पाई जाएंगी। हम सभी जानेंगे कि यहाँ पे गर्म जलधाराएं पाई जाएंगी। तो वही चीज़ें आपको बताने की कोशिश किया गया है। और ये जो जलधाराएं होती हैं ये भूमध्य रेखा से, मतलब उष्णकटिबंधीय भाग से भूमध्य रेखा से कहाँ जाती हैं, ध्रुवों की तरफ चलती हैं। ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हैं। वही चीज़ें आप लोगों को बताया गया है। और एक धारा की भी जिक्र किया गया है, लिब्राडोर की जलधारा। लिब्राडोर की जलधाराएं जो क्या है, गर्म जलधारा है। लिब्राडोर की जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। नहीं दोस्तों, लिब्राडोर गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती है। लिब्राडोर की जलधारा जो होती है ठंडी जलधारा होती है। तो लिब्राडोर की जलधारा जो होगी वो कहाँ जाएगी, वो हमारे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ गमन करेगी। लेकिन वहीं अगर ठंडी जलधारा की बात करें तो ठंडी जलधारा हमारा क्या होगा, ठंडी जलधारा जो ध्रुवों के पास पाई जाएंगी, जो दोनों तरफ ध्रुवों के पास पाई जाएंगी। सूर्य की रोशनी न जाने के कारण यहाँ पे बर्फ जमा रहता है, नदियाँ जो होती हैं जम जाती हैं, और जाहिर सी बात है कि उनका जो पानी है वो भी ठंडा रहेगा। तो वो जलधारा जो होगी वो ठंडी जलधारा होंगी। और ये जलधारा जो होती है ये ध्रुवों से क्या होती है, ये हमारे विषुवत रेखा की तरफ गमन करती है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ गमन करती है। और आप लोगों को वही चीज़ बताया गया है कि गल्फ स्ट्रीम जो है, ये लिब्राडोर जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। यही चीज़ें आप लोगों को बताया गया था, जैसा कि मैं आप लोगों को समझा दिया, आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज़ और आप लोगों को बताया कि जहाँ पे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ पे मिलती हैं, वहाँ पे क्या होता है, मत्स्यन के लिए एक सर्वोत्तम स्थान माना जाता है, सर्वोत्तम क्षेत्र माना जाता है मछलियों के लिए। मछलियों को पकड़ने के लिए, मत्स्य पालन के लिए नहीं कह सकते हैं, मछलियाँ मतलब वहाँ पे क्या होती हैं, अत्यधिक मात्रा में, विशाल मात्रा में वहाँ पे पाई जाती हैं, और मछली पकड़ने का एक सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। और 2 स्थानों का जिक्र किया गया है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, यहाँ पे बताया गया है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, और उत्तरी अमेरिका के जापान के आसपास विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके सर्वोत्तम क्षेत्र माने जाते हैं। वही चीज़ें आप लोगों को बताया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धाराओं का जो दिशा है वो किस तरीके से है। ये विषुवत रेखा बताया गया है, आप लोगों को छोटा करें थोड़ा सा, देख सकते हैं ये विषुवत रेखा है, ये हमारी पृथ्वी को दर्शाया गया है। और ये जो बीच से रेखा जा रही है ये हो गया हमारा विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर होगा क्या, इधर हमारा ध्रुव होगा, इधर भी हमारा ध्रुव होगा, इधर होगा उत्तरी ध्रुव और इधर होगा दक्षिणी ध्रुव। आप देख सकते हैं यहाँ पे देशों की स्थिति बताई गई है। और अगर रेड वाली जो है, आप रेड वाला जो है, रेड को हम लोग कहेंगे क्या, कोष्ठ धारा, मतलब गर्म जलधारा। रेड वाला जो है वो गर्म जलधारा है, और वही नीला वाला जो है वो क्या है, ठंडा जलधारा है। नीला वाला जो है वो ठंडा जलधारा है, आप देख सकते हैं। तो
आप देख सकते हैं कि गर्म जलधारा की स्थिति किधर बताई गई है, विषुवत रेखा के ही आसपास दिखाई गई है। अधिक से अधिक विषुवत रेखा के आसपास ही है गर्म जलधारा। और वहीं ठंडी जलधारा की बात करें तो वो ध्रुवों के पास, ध्रुवों से वो विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, और जो गर्म जलधारा है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ गमन कर रही है। यही मुख्य अंतर है ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा में, जैसा कि आप समझ चुके होंगे दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को और एक चीज़ और यहाँ पे बताया गया है, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है, कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, नौ संचालन में बाधा होती है। जैसा कि आप कभी न्यूज़ में आप सुने होंगे टाइटैनिक के डूबने का कारण, टाइटैनिक के डूबने का भी एक यही मुख्य कारण था कि वहाँ पे कुहरा वाला मौसम बन गया था। वहाँ पे कुहरा वाला मौसम बन जाने के कारण उनको पथिक जो नाविक संचालन होते हैं उनको ये रास्तों का पता नहीं चलता और उसमें डूब जाते हैं। तो टाइटैनिक भी इसी कारण से डूबी थी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक को लेकर अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप बहुत अच्छी तरीके से आप इस टॉपिक में आप पकड़ बना सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप। जैसे वर्षण के बारे में हम लोग पढ़ा है, अभी आप लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। जल चक्र क्या होता है ये भी आप लोगों को बता दिया गया। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ज्वार भाटा क्या है तथा यह कैसे उत्पन्न होता है, महासागरीय धाराएं क्या होती है, इन सारे टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कवर किए हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम समझ में आती है, या कहीं से आप लोगों को लगता है कि नहीं सर ने ये गलत बताया है, यहाँ पे ये चीज़ें होना चाहिए, तो आप लोग उस चीज़ को कमेंट में करके बता दीजिए करिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को सुधार करूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 की जियोग्राफी को पढ़ा दिया गया है, क्लास 7 की जियोग्राफी चल रही है, पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।